एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है कि जो हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, सभी को ये इन्फॉर्मेशन होगी। तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है ताकि आप अच्छे से अपने जो एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है अच्छे से कर पाएँ। तो ये आज का जो हमारा जो वीडियो रहने वाली है, इसके अंदर हम जो हमारा 2023 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2023 में एस्टेट कॉमर्स का, वो पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, एंड इसके बाद मैं आपके फिर से आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेके आने वाली हूँ। जो हमारी मैराथन क्लासेस रहने वाली हैं वहाँ पर सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा 2023 का पेपर हमारा सोल्व होता है उसके तुरंत बाद हमारी मैराथन वीडियोज़ स्टार्ट हो जाएंगी। तो जल्दी से आपने यदि चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अ कंडीशन इन विच इंफॉर्मेशन इनफ्लो एक्सीड्स एन इंडिविजुअल्स प्रोसेसिंग कैपेसिटी। देखिए बार बार बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम हिंदी में भी क्वेश्चंस कराएं, तो देखिए आपके साथ में हिंदी में भी लिख रहे थे। तो जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है वो हिंदी में क्वेश्चंस को रीड कर लिया कीजिए, और जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है वो इंग्लिश में रीड कर लिया कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, ऐसी स्थिति जिसमें सूचना प्रवाह किसी व्यक्ति की प्रसंस्करण क्षमता से अधिक हो जाता है तो वो क्या कहलाता है। यानी कि जो एक इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी होती है उसके ज़्यादा क्या हो जाती है, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सीड्स हो जाती है। तो एक्सीड से ही आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाएगा, एक्सीड्स यानी कि ज़्यादा होना, ओवरलोड होना। ठीक है, तो देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगा, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगा। साफ साफ आपको दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत अधिक जानकारी। क्या हो जाएगा, बहुत अधिक जानकारी, यानी कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच अ प्रोडक्ट सेल स्टार्ट क्लिम्बिंग क्विकली इज। उत्पाद जीवन चक्र चरण जिसमें किसी उत्पाद की बिक्री तेजी से बढ़ने लगती है। आई होप आप सभी लोगों को प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की जो स्टेज होती है वो आप सभी लोगों को पता होगा। आपने कई बार देखा होगा हमारा एग्जाम में ऐसे हमारे जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो ऐसी चलती रहती है। ठीक है, तो इसके जो स्टेजेस होते हैं, एक स्टेज ये होता है, एक डिप्रेशन चला जाता है, ये यहाँ पे ग्रोथ होती है। ठीक है, ये डेक्लाइन हो जाता है, ये मैच्योरिटी होता है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पता होगी। तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच प्रोडक्ट सेल स्टार्ट क्लिम्बिंग क्विकली, कि जहाँ पर क्या होती है, जो प्रोडक्ट की सेल होती है वो क्लाइंब कर जाती है क्विकली, यानी कि किसी उत्पाद की बिक्री तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो वो कौन सा स्टेज होता है। देखिए यहाँ से तो हमारा इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है, ये ग्रोथ हमारी हो रही होती है। ठीक है, मैच्योरिटी वो पॉइंट होती है कि जिससे ज़्यादा आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, उसके बाद डेक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आप सभी को पता है कि जब हम ग्रोथ की स्टेज पर होते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट ऐसे ग्रो कर रहा होता है, उस पर क्या होती है, जो हमारी बिक्री होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ग्रोथ स्टेज, हमारा वृद्धि चरण। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हिंदी में एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑफ द जॉब प्रशिक्षण पद्धति नहीं है। यानी कि ऑफ द जॉब नहीं है, इट मीन्स आपको ऑन द जॉब का मेथड आपको बताना है। देखिए क्या है, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन कैसे होती है कि आप क्या करें, कार्य परिवर्तन, किसी आपने अपने एम्प्लॉय को किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अपॉइंट किया, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको आप फर्दर जॉब ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसका फिर ट्रांसफ़र करते हैं, तो जॉब रोटेट कर रहे हैं। तो ये कब होता है, जब आप जॉब पर रहते हैं। ठीक है, जब आप जॉब पर है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ऑन द जॉब ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ही क्या हो जाएगा, हमारा जॉब रोटेशन इज द राइट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऑफ द जॉब, जो आपका है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग होना चाहिए। तो जॉब रोटेशन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लासरूम लेक्चरर्स, सिमुलेशन, वेस्टिबल ट्रेनिंग, ये सभी हमारे किसके पार्ट होते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के पार्ट होते हैं। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, टू मेक अदर्स बिहेव इन वे इन विच दे वुड नॉट हैव बिहेव्ड अदरवाइज। दूसरों से ऐसा व्यवहार कराना जैसे वे अन्यथा व्यवहार ना करते। ठीक है, ये क्या कहलाता है, नीड ऑफ एफिलिएशन, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर, या फिर नीड ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, बताइए क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। देखिए
स्पष्ट शब्दों में लिखा है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे बंदे से वो व्यवहार करवाना चाह रहे हैं जैसा कि वो आदमी कभी अपने आप नहीं करता। इट मीन्स आप कहीं ना कहीं उसको फोर्स किया जाएगा तभी वो पर्सन ऐसा काम करेगा जो वो नहीं करना चाहता है। तो ये क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, शक्ति की आवश्यकता, यानी कि नीड ऑफ पावर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीड ऑफ पावर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इज। व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन की प्रकृति और दिशा की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एनवायरमेंटल एनालिसिस कहलाती है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहलाती है, या फिर बोथ 1 and 2, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए, एनवायरनमेंट एनालिसिस यानी कि एनालिसिस आप क्या करते हैं कि जिसमें आप सारी चीज़ें देखते हैं, क्या उसके मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, सारी चीज़ें देखी जाती है। और स्कैनिंग के अंदर क्या की जाती है, आप मोटे तौर पर किसी भी एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, मतलब एक सरसरी नज़र से जब हम देखते हैं तो वो स्कैनिंग में आ जाता है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग। देखिए, मॉनिटरिंग तो क्या हो जाएगा, हमारा स्कैनिंग में आ जाएगा, ठीक है। एंड इवेलुएट हमारा क्या आ जाएगा, इवेलुएट में क्या आता है, हमारा एनालिसिस आता है। तो यानी कि दोनों ही ये चीज़ें हमारे इसके अंदर है। मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग में क्या आ जाएगा, एनालिसिस एंड स्कैनिंग, दोनों ही चीज़ें आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर क्रिएटिंग अ कंपनी वी यूज़। ये शॉर्टकट कीज़ हैं, ये इसका आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर क्रिएटिंग अ कंपनी वी यूज़, कंपनी को क्रिएट करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करते हैं ऑल्टर प्लस F2। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द आइडिया दैट कंज्यूमर्स विल नॉट बाय इनफ ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट्स अनलेस इट अंडरटेक्स अ लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट्स। यह विचार कि उपभोक्ता फर्म के पर्याप्त उत्पाद तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक कि वह बड़े पैमाने पर बिक्री और प्रचार के प्रयास ना करें। तो ये किस टाइप का कॉन्सेप्ट है, ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, प्रमोशन कॉन्सेप्ट है, या फिर सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, बताइए। देखिए, जब साफ साफ क्वेश्चन में लिख रहा है बिक्री और प्रचार के प्रयास न करें, यानी कि बिक्री की बात जब यहाँ पर आ रही है, इट मीन्स ये क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात आ रही है। सेलिंग एंड प्रमोशन के रिगार्डिंग बात करें तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलिंग कॉन्सेप्ट ही हमारा यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, बेचने की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, शायद नहीं, देखते हैं। X and Y and Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन इक्वल रेशियो। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन लोगों की क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 1 अप्रैल 2023 आर एक्स की 50,000 है, वाई की 40,000 है, जेड का 30,000 है। दियर प्राइवेट एसेट्स आर 22,500। व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी इन द फर्म। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। ठीक है, देखने में पेचीदा लग रहा है, कुछ भी नहीं है। एक बार देखिए, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक्स वाई तथा जेड बराबर बराबर लाभ बांटते हुए साझेदार है। 1 अप्रैल 2023 को उनके पूंजी खाते का शेष एक्स के पास है 50,000, वाई के पास है 40,000 और जेड के पास है 30,000। उनकी निजी संपत्ति भी क्या होती है, 20,000 है, वाई की 2,000 है, जेड की 5 है। फर्म में उनके दायित्व की सीमा बतानी है। ठीक है, कुछ नहीं बताना है, उनकी लायबिलिटी आपको बतानी है कि फर्म में एक्स वाई जेड की लायबिलिटी कहाँ तक हैंडल वाली है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की, तो वहाँ पर जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन जहाँ पर हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी में क्या होते हैं, पार्टनर जो कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, जब हमारी पार्टनर्स की लायबिलिटी जब अनलिमिटेड होगी तो वहाँ पर क्या होगा, यदि आप किसी चीज़ का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के जो प्राइवेट एसेट्स होते हैं उनको भी हम ले लेते हैं। ठीक है, उस लॉस को बियर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ये बताना है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी कहाँ तक अराइज हो सकती है। तो देखिए, जो एक्स की जो हमारी पहले जो कैपिटल है 50,000 है, 20,000 उसके क्या है, प्राइवेट एसेट्स है, यानी कि 70,000 तो किसकी हो जाएगी, हमारी एक्स की। ऐसे इनको प्लस कर लेंगे, इसकी कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी हमारे वाई की, एंड जेड की हो जाएगी 35,000। अब ऐसा ऑप्शन देखेंगे 70, 42 और 35 का ऑप्शन देखेंगे, 70, 42 और 35 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होती है, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स के जो प्राइवेट जो एसेट्स होते हैं हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। X and Y are sharing profit in the ratio of 7:2
3 admit Z for 3 upon shares in the new form which he takes 2 upon 7 from X and 1 upon 7 from Y. The new ratio of X, Y and Z will be. बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी इसको करने वाले हैं, इसको सोल्व। चलिए मैं करवाई देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर। तो देखिए क्या है, एक्स का जो शेयर है देख लेते हैं। एक्स का जो शेयर है वो है बेटा 7/10, ठीक है। एक्स का क्या है 7/10, यहाँ से देख सकते हैं 7/3। तो z आया है भाई 3/7 शेयर के लिए। इन विद न्यू फॉर्म विच ही टेक्स 2/7 वो किससे ले रहा है, एक्स से ले रहा है। तो जो इसमें से डायरेक्ट माइनस कर देंगे एक्स के शेयर में से 2/7, ठीक है। फिर y का देखेंगे, y का शेयर कितना है बेटा 3/10 हमारा शेयर है, यहाँ से देख सकते हैं। और y से वो कितना ले रहा है 1/7 शेयर ले रहा है, तो इसमें से इसको लेस कर देंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, 10 और 7 का 70 हो जाएगा। 10 7 जा तो 49 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 29/70, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे y का हो जाएगा हमारा एलसीएम 70 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21 - 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/70, ठीक है। आप यहाँ से भी देखिए डार्क निकाल सकते हैं, 29 और 11 यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि एक ही ऑप्शन में आपको 29 और 11 दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों आपस में कट नहीं सकते, यदि ये कट सकते तो इसके शॉर्ट टर्म में भी आ सकते हैं, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आपको कंप्लीट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये इसके क्या आगे 29/70, एक बार इसको दोबारा से लिख लेते हैं, क्या आ जाएगी। x की तो है आपकी 29/70, ठीक है। y की आप लोगों की कितनी है, y की हमने निकाली थी 11/70, एंड जो हमारा z है वो कितने शेयर के लिए आया भाई 3/7 के लिए आया है, ठीक है। 3/7 के लिए आया, तो इसका भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो यहाँ के इसका क्या हो जाएगा 70 और ऊपर हो जाएगा 30, यानी कि 29, 11 एंड 30 ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए आजकल जितने भी एग्जाम्स हो रही हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देख लीजिए, वहाँ पर आपका असर्शन एंड रीजंस के रिगार्डिंग हमेशा क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन को आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो आप असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए देखते हैं क्या लिखा है। If a shareholder fails to pay the amount of one or more calls on the shares, the company may forfeit its share. यदि कोई अंशधारी अपने अंश पर एक या अधिक याचनाओं को चुकाने में असफल रहता है तो कंपनी उन अंशों को जब्त कर सकती है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। असर्शन आपकी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। यदि कोई भी जो शेयर होल्डर्स होता है, जो मेंबर होता है, वो अपनी जो शेयर की जो पेमेंट नहीं कर पाता है किसी भी कॉल्स की, तो कंपनी क्या कर सकती है, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है, ये बात तो ठीक है। आगे देखिए आगे क्या लिखा है। Even after the forfeiture of shares, the shares holders is responsible to pay the amount due from him until the company receives full amount on those shares. अंशों के जब्त करने के बाद, देखिए अब बात करिए कि वहाँ पर क्या कह रही है कि फॉरफिट कर सकती है, उसके बाद बोला है कि अंशों के जब्त करने के बाद वह अंशधारी उन अंशों पर देय राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है जब तक कि कंपनी उन अंशों की पूरी रकम प्राप्त न कर ले। तो यहाँ पर रीज़न भी, ये जो रीज़न है ये भी राइट दे रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करते हैं कि फॉरफिट कर सकते हैं, लेकिन फॉरफिट करने का कारण यहाँ पर जो हमारा रीज़न है ये करेक्ट नहीं है, यानी कि इस असर्शन का जो हमारा रीज़न है वो राइट नहीं है, एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। लेकिन दोनों असर्शन और रीज़न आपस में दोनों ठीक है। तो इस तरीके का हम ऑप्शन देखने वाले हैं। ऑप्शन देखें कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। सेकेंड देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। असर्शन एंड रीज़न दोनों ही ठीक है, लेकिन वो जो असर्शन है उसका जो कारण दिया गया है वो करेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए एक्सप्लेनेशन हमारी ये नोट हो जाएगी, ठीक है। आगे चलिए, आगे है करंट रेशियो इज़ 4:5। करंट रेशियो आपको गिवन है 4:5 एंड क्विक रेशियो आपको गिवन है 5:7। इफ़ करंट लायबिलिटीज़ आर ₹3,50,000 द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इज़, इन्वेंट्री की आपको अमाउंट बतानी है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन किया था 2020 का सोल्व किया था, आई थिंक वहाँ पर भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ है, बस नंबर्स चेंज हैं, क्वेश्चन सेम है। करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो के रिगार्डिंग ही था, और उसमें शायद इन्वेंट्री की जगह शायद स्टॉक पूछा था, ठीक है। ये थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बेटा हमेशा याद रखनी है, ठीक है।
तो अब देखिए आपको हिंट कहाँ से मिलेगी, लायबिलिटी से मिलेगी, क्योंकि आपको करंट लायबिलिटी गिवन है 3,50,000 आपके पास करंट लायबिलिटी आपको गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट रेशियो कितनी दी गई है, 4:5 आपको दी गई है। तो 5 की वैल्यू बेटा देखिए यहाँ पर क्या दी गई है, 3,50,000 5 की वैल्यू है। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, 5 7 35, यानी कि 70,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो 70,000 एक वैल्यू होगी, तो 70,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 2,80,000 आपका क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कराने की कोशिश करें। देखिए दोबारा बता देती हूँ, करंट लायबिलिटी यानी कि हमारी जो रेशियो है 4:5 है करंट रेशियो की। ठीक है, करंट एसेट्स 4 है तो करंट लायबिलिटी 5 है, और करंट लायबिलिटी की आपको वैल्यू दे रखी है 3,50,000, यानी कि 5 की वैल्यू आपको गिवन है 3,50,000। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 70,000, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,80,000 हमारा क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, अब फिर बात करते हैं क्विक रेशियो में क्या होता है बेटा, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी होता है। इसकी रेशियो भी आपको गिवन है 5:7, इसकी रेशियो क्या है, 5:7 है। अब यहाँ पर जो करंट लायबिलिटी है वो 7 है, यानी कि जो 3,50,000 है ये किसकी वैल्यू है, 7 की। तो हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी हमारी 50,000। ठीक है, इसको हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000 हमारा क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट। ठीक है, 2 लाख, दोबारा बताती हूँ। देखिए अभी हमने फाइंड किया कि जो हमारा करंट एसेट्स है वो आया है हमारा 2,80,000, और जो हमारा क्विक एसेट्स है वो हमारा कितना आया है, 2,50,000। और याद रखना जब भी हम करंट एसेट्स में से माइनस करते हैं क्विक एसेट्स को तो हमारा हमेशा क्या निकल के आता है बेटा, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री निकल के आती है। 2,80,000 में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 30,000, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो सोल्यूशन आपको मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102, ₹5,000 received from subtenant for rent and entered correctly in the cash book is posted to the debit of the rent account in the trial balance। देखिए किराए के लिए उप किराएदार से 5,000 रुपये की प्राप्ति हुई तथा इसका रोकड़ बही में सही लेखा कर लिया गया। किराए खाते के डेबिट में खतौनी की गई, तलपट में क्या होगा। ठीक है, द डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय ₹10,000 एंड द क्रेडिट टोटल, द डेबिट टोटल। देखिए एक बार पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर सब टेनेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि आपने क्या किया है, आप एक पर्सन है एक्स। ठीक है, आपने क्या किया है, एक रेंट पर रूम लिया है। मान लीजिए आपने क्या लिया है, एक रेंट पर रूम लिया है, एक्स ने रेंट पर रूम लिया है। तो आपने क्या किया, इसको फर्दर आपने इसको रेंट पर दे दिया। ठीक है, आपने इसको फर्दर रेंट पर दे दिया, रेंट पे ली हुई चीज़ को आपने दोबारा से रेंट पे दे दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब टेनेंट बोलेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या हुआ, 5,000 रुपये रिसीव हुए फॉर रेंट एंड एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द रेंट अकाउंट। तो देखिए जब आपको सब टेनेंट से हुआ है तो रेंट अकाउंट, यहाँ पर आपने रेंट अकाउंट में भी क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया। ठीक है, इन द ट्रायल बैलेंस। आपको पहली बात तो वो रेंट अकाउंट में उसको आपको करना ही नहीं था, क्योंकि वो सब टेनेंट था, आपने वो करेक्ट रेंट अकाउंट में नहीं जाएगा, तो इसकी एंट्री आपने क्या कर दी, गलत तरीके से पोस्ट हो गई। एक तरीके से रेंट अकाउंट में भी आपने उसको डेबिट कर दिया 5,000, और उसमें कैश में भी उसको 5,000 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसमें द डेबिट टोटल विल ग्रेटर, इसमें क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ इसमें हो जाएगा द डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय ₹10,000 इन द क्रेडिट टोटल। ठीक है, तो 5,000 ये वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्सोलेंस ऑफ आ डेप्रिशिएबल एसेट्स में बी कोस्ड बाय, अवक्षीय आस्ति संपत्ति के अपक्षरण के कारण हो सकते हैं। ऑब्सोलेंस ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट्स में बी कोस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, improvement in production method, legal or other restrictions, change in market demand for the product of service output। डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ऑब्सोलेंस यानी कि किसी भी एसेट्स का अप्रचलित होना, कि अब उसकी जो उसमें जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, यानी कि एक तरीके से उस ट्रेंड का ख़त्म होना।
टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से भी हो सकता है, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड की वजह से भी हो सकता है, लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शन की वजह से भी हो सकता है, एंड चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस आउटपुट, इसकी वजह से भी हो सकता है। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही ठीक है। इन सब की वजह से क्या हो सकता है, किसी भी एसेट्स का ऑब्सोलेंस हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स इज शोन एज, जो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स इज शोन एज, ये किस में शो किया जाता है। तो देखिए, आप सभी बैलेंस शीट आप लोगों ने बनाई होगी, तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपका शेयर होल्डर्स फंड में क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड में क्या होता है, शेयर कैपिटल आती है, शेयर कैपिटल के बाद सेकंड वहाँ पर आता है रिजर्व एंड सरप्लस आता है, रिजर्व एंड सरप्लस, और थर्ड नंबर पर ही क्या होता है हमारा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, यानी कि किस हेड के अंदर आता है, ये हमारा शेयर होल्डर्स फंड के हेड के अंदर आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अ चार्ज ऑन रिवेन्यू एंड इनकम ऑफ द बिजनेस, या फिर नन ऑफ दिस। देनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमारा क्या होता है, आपको ये बताना है। 105 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जब भी देखिए प्रोविज़न बनाते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स के रिगार्डिंग, यानी कि आप जब भी प्रोविज़न बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज ऑन द रिवेन्यू हो जाएगा। कहाँ से चार्ज करते हैं ये सारी चीज़ें, हम रिवेन्यू में से, यानी कि जो हमारा रिवेन्यू आता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं आएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होती है, जो इतने भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स की सारी चीज़ें वो आ जाएगी। एंड इनकम ऑफ द बिजनेस भी ये नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कहाँ से चार्ज करते हैं, रिवेन्यू से चार्ज करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।